Hello everyone, this is Ravi Jha. I am the founder of विधि शास्त्रम एज वेल एज द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते मेरा एक प्रयास होता है कि लॉ के एक टॉपिक को लेकर आपके साथ एक पैनलिस्ट को चर्चा के रूप में शामिल करने को लेते हुए, और आज की इस चर्चा में जो हमारा विषय है वो बेसिकली है तलाक, जिसको कि आमतौर पे हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। और इसका जिक्र वैसे तो आपको सभी पर्सनल लॉज में देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट को ध्यान में रखते हुए है, तो आमतौर पे डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर धारा 13 के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये होता है कि डाइवोर्स क्या होता है, इसकी क्या रिलेवेंसी होती है, किन किन परिस्थितियों में ग्रांट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या बेसिक तैयारी आपको करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेके आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट चर्चा के रूप में शामिल हुए हैं उनका नाम है एडवोकेट कीरत आहूजा। तो सबसे पहले कीरत मैम, मैं रवि झा आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि शास्त्रम के इस मंच पे। और अगर मैं कीरत मैम के बारे में आपको बताना चाहूँ तो जो मेरे पास इनकी प्रोफाइल है उस हिसाब से मैम आपने अपना LLB और LLM आपने अपना कंप्लीट किया है। आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और जब आपकी प्रोफाइल को मैम देख रहा था तो उसमें आपने एक लाइन बहुत ही खूबसूरत लिखी है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैंडलिंग ऑल द केसेस बाय माय ओन। और अगर मैं इस वर्ड को इंटरप्रेट करता हूँ तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लिटिगेशन की फील्ड में आते हैं, अगर आपके ख़ानदान में पहले से कोई पिता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो प्रोसेस आपके लिए थोड़ा बहुत आसान सा हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो सबसे पहले तो समस्या आपके सामने ये आती है टू फाइंड आउट दिस सुटेबल सीनियर, एक ऐसा सीनियर जो आपको असिस्ट करे, जो आपकी मदद करे और आपको समझाने की ताकत भी रखता हो। उसके बाद मैम जितना मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है तो यूजुअली जो भी सीनियर्स जूनियर्स को एंगेज करते हैं या हायर करते हैं, या अगर हम किसी सीनियर को अप्रोच करते हैं तो शुरुआती बेसिस में हमारा जो काम होता है वो बेसिकली कोर्ट को ऑब्जर्व करने का होता है, पेपर्स को तैयार करने का होता है, ड्राफ्ट को तैयार करने का होता है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी सीनियर रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे जूनियर की वजह से मेरे क्लाइंट का केस खराब हो जाए। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो 90% एडवोकेट्स होते हैं रियरली दे फेसेस द डायर्स, शायद ही वो डायर्स को कभी फेस कर पाते हो। बट मैम आप अपने सारे केसेस को खुद ही हैंडल करती हैं। इसका मतलब ये मैं मान के चलता हूँ कि ना सिर्फ आप क्लाइंट को डील करती हैं बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट उनके सारे पेपर्स को देखना, क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है, उनको क्रॉस चेक करना, उसके बाद इंटायर पिटीशन को ड्राफ्ट करना, उसको तैयार करना और उसके बाद अपने मुंशी जी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को फाइल करवाना। तो आमतौर पे मैम आज का पूरा ये चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स रहेगा मैम। और यहाँ पे मैम हम इसको 2 पार्ट में लेकर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आमतौर पे डाइवोर्स क्या होता है, उसके बारे में आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है, वो कौन कौन से प्रावधान हैं, इसको लेके वी विल डिस्कस इन डिटेल, जहाँ पे थोड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करेंगी। और मैम जब हम इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे तो जो उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, आमतौर पे डाइवोर्स की पिटीशन कैसे फाइल होती है, किस कोर्ट में फाइल होती है, उस दौरान किन किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कीरत मैम, जितना मैंने आमतौर पे देखा है डाइवोर्स के बारे में, तो एक लाइन कहीं पर लिखी है जिसमें कहा गया है कि डाइवोर्स का मतलब होता है मैम सेसेशन ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड। और आमतौर पे इसको थोड़ा सा और अगर मैं लिंगर ऑन करूँ तो इसमें कहा गया है अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स पुट्स एन एंड टू द मैटेरियल बॉन्ड ऑन द पार्टीज नो लॉन्गर इन द कैरेक्टर ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। यानी कि आमतौर पे मैम जो तलाक है हम ये मान कर चलते हैं कि वो आपका जो एक मैट्रिमोनियल बॉन्ड है, जो आपका एक वैवाहिक संबंध है, उसको कहीं ना कहीं विच्छेद कर देता है। और जाहिर सी बात है मैम, जब आपके संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो वहाँ पे जो 2 कैरेक्टर होते हैं, 2 चरित्र होते हैं, पति पत्नी या हस्बैंड और वाइफ के रूप में, उन चरित्र का भी संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी कि वो आपके रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब मैम ताज्जुब की बात यह है कि अगर हम 1955 से पहले के दौर को देखते हैं तो आमतौर पे मैम वहाँ पे तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था। आपने बीवी को मार दिया, पीट दिया, भगा दिया, या वो खुद छोड़ के चली गई, कुएं में जान दे दी, सती प्रथा एंड ऑल दैट। बट मैम 1955 से पहले हमें तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब ये एक्ट आपका ईजाद होकर आया इन द ईयर ऑफ 1955, तो आमतौर पे मैम पहली बार हम इस शब्द को देखें और समझे कि वाकई में तलाक नाम का भी एक शब्द है जो आमतौर पे किसी भी प्रकार के मैट्रिमोनियल बॉन्ड को रिलीज कर सकता है। लेकिन मैम सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब हम तलाक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे पहले उस मैरिज का प्रॉपर वैलिड होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए मैम ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में कंडीशंस का भी जिक्र किया गया है। और इसके अंदर मैम 5 कंडीशंस है, जिसमें 3 कंडीशंस तो बेसिक नेचर की है जो यूजुअली सबको पता होता है। और अगर हम 2 कंडीशंस की और बात करते हैं तो आमतौर पे मैम वहाँ पे आपका एक सपिंडा रिलेशनशिप आता है और वो प्रोटेक्टेड डिग्री का रिलेशनशिप आता है।
तो फिलहाल मैम उतनी टेक्निकलिटीज़ में तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कीरत मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज़ पर योर व्यू और एज़ पर योर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ योर ओपिनियन, डाइवोर्स क्या होता है, तलाक क्या होता है, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें एक लेमैन की लैंग्वेज में तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? कीरत मैम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर हम एक बहुत बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो डिवोर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ अपनी जिंदगी साथ में नहीं बिताना चाह रहे, मतलब वो एक रूफ के अंदर, एक घर के अंदर साथ नहीं रह रहे, साथ रहने के बावजूद अगर वो रह रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ का वो एक फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे, तो उन केसेस में जो कोर्ट है वो उसको मानती है कि आप अपने हस्बैंड के दायित्व से, आप अपनी वाइफ की ड्यूटी से पीछे हट रहे हो, जो एक मेन होता है। बाकी फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे अगर वाइफ आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, अगर वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रही है, घर से चली गई है, मायके रह रही है, या हस्बैंड है वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है इन लॉज के साइड से, हस्बैंड की साइड से, या आपके हस्बैंड या वाइफ का कहीं बाहर किसी के साथ अफेयर है, तो उन केसेस में हमारा जो सोसाइटी में है हम उसमें फिर डिवोर्स के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो हिंदू कल्चर में डिवोर्स तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तलाक नाम का कुछ शब्द है ही नहीं। जैसे आपने बताया अभी कुछ समय से ये चीज़ें हमारे उसमें आई हैं कल्चर में, और आजकल काफ़ी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि इवन अभी बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पहले सिर्फ एक डिवोर्स का हमारा कोर्ट था, अब इनफैक्ट एक प्रिंसिपल के साथ 3 डिवोर्स जजेस और बैठते हैं, फैमिली कोर्ट 1, 2, 3 और मेन प्रिंसिपल। तो यही चीज है। तो मैम क्या कहा जाए कि बरेली में शादियां ज़्यादा हो रही हैं या लोगों का शादियों जैसी संस्थाओं के ऊपर से विश्वास उठ रहा है? इसको कैसे इंटरप्रेट विश्वास करें? उठता जा रहा है मुझे लग रहा है, विश्वास बिकॉज उठ रहा मुझे, है। हाँ बिकॉज आजकल मुझे लगता है कोई कहीं भी एडजस्ट नहीं करना चाहता, कोई किसी की ईगो किसी की शांत नहीं हो रही है, तो उस केसेस में क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो मैम, बीइंग एज अ काउंसलर कई बार आपके लिए ये जानना बहुत ही असंभव सा हो जाता होगा कि कौन सही है या कौन गलत है, क्योंकि मैम हर व्यक्ति अपने पार्ट पे अपने आप को एक सही जस्टिफाई करने की कोशिश भी करता है। राइट। तो यूजुअली मैम, जैसा कि आपने अभी डाइवोर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स दिया जिसके अंदर बेसिकली आपने ये बताया कि आमतौर पे जो सबसे बड़ा मेजर इशू निकल कर आ रहा है, सिंपली इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एडजस्टमेंट, और दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो बरेली शहर जहाँ पे आमतौर पे एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, अब आमतौर पे वहाँ पे 3 फैमिली कोर्ट्स आपको देखने को साइमल्टेनियसली मिलती है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि शादियों जैसी संस्थाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। और जाहिर सी बात है मैम, अगर वो डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट तक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स द पार्टी इज हैविंग सम काइंड ऑफ वैलिड रीज़न। तो मैम, अगर हम डाइवोर्स के वैलिड रीजंस की बात करते हैं या अगर हम उसके ग्राउंड्स या आधार की बात करते हैं, तो जितना मैम मैंने देखा है आमतौर पे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पति के पास ही अधिकार है तलाक को लेने का, या पत्नी के पास ही अधिकार है तलाक लेने का, या मैम ये अधिकार दोनों के पास अवेलेबल होता है? जो ये डिवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं वो दोनों के पास अवेलेबल होते हैं, हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी। तो बेसिकली क्या होता है, वाइफ के पास कुछ 4 ग्राउंड्स अलग से भी होते हैं और एक न्यूट्रल ग्राउंड्स होते हैं, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास अवेलेबल होते हैं ओके। इसमें। तो किरत हाँ मैम, जी। जैसा कि बैरट को आज मैं जब गो थ्रू कर रहा था तो जितना सेक्शन 13 को मैंने देखा, जाना और समझा है, वहाँ पे मैम आमतौर पे जो भी आपके डाइवोर्स के वैलिड ग्राउंड्स हैं, मैं वैलिड ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, उसको मैम अपेरेंटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट मैम बात करता है आपका सेक्शन 13 क्लॉज 1, एक पार्ट मैम आपका बात करता है सेक्शन 13 क्लॉज 1A, और जितना मैम मैंने जाना और समझा है, आई थिंक ये दोनों जो आपके सब क्लॉजेस हैं ये राइट्स देते हैं बोथ हस्बैंड एंड एज वेल एज दी वाइफ, ये दोनों को अधिकार देते हैं। और राइट। जब मैम इसी का हम सेक्शन 13 के क्लॉज 2 की बात करते हैं तो आमतौर पे मैम वहाँ पे वो 4 स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर जो ऑटोनोमी है या मोनोपोली है आप कह सकती हैं, वो आमतौर पे एक पत्नी के पास है। तो मैम ये जो ग्राउंड्स हस्बैंड के पास अवेलेबल हैं या पत्नी के पास अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या परंपरा में या रूल्स में या एक्ट में कहीं लिखा है कि सबसे पहले पत्नी ही आएगी या पति ही आएगा, या मैम अगर कोई भी पार्टीज पहले आती है तो उनके पास जो म्यूचुअल ग्राउंड्स हैं वो मैम कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो कोई भी आ सकता है, हस्बैंड भी फाइल कर सकता है डिवोर्स, वाइफ भी फाइल कर सकती है डिवोर्स। और एज सच वो नहीं होता कि कौन पहले आया, किसको बेनिफिट मिला, आपके फैक्ट्स इतने स्ट्रांग है या नहीं है उस पर मायने रहता है कि आप कोर्ट को कन्विंस कर पा रहे हो कि जिस वजह से आप डिवोर्स ले रहे हो क्या वो एक्चुअली आपके साथ हो रहा है या बस आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। ओके। बिकॉज जो फैमिली कोर्ट्स हैं, जो वहाँ पे जजेस बैठते हैं, उनकी मेन प्रायोरिटी ये होती है कि रिश्ते को बचाया जाए। जी। वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा आप आए हो, ठीक है आप अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें आपसे मतलब नहीं है।
ऐसा नहीं है, उनका मेन फोकस ही रहता है कि जो शादी है उसको वो बचा पाए किसी तरीके से। तो किरत मैम, हम जो कोर्ट में देखते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है टू सेव योर मैट्रिमोनियल रिलेशंस, काफ़ी हद तक इसको कहा जा सकता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं, और एक मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर एक जना डिवोर्स नहीं लेना चाह रहा है, तो भी वो केस को कहीं न कहीं लिंगर ऑन करवाने की कोशिश करता है, कभी एब्सेंट हो जाता है, बिल्कुल कभी बिल्कुल। कुछ हो जाता है कि वो चाहता है कि सामने वाले को भी सोचने का टाइम मिले, या वो थक-हार के बोले चल भाई ठीक है, हम रह ही लेते हैं, इतना क्या कोर्ट में रोज़-रोज़ आना। हाँ, मैं और देखता हूँ। इवन जी मैम, आप कुछ सॉरी, कह रही थी। इवन जो जजेस होते हैं वो भी आपको वहाँ पे बिठाते हैं अपने सामने कि आप यहाँ बैठिए और 4 बजे तक आप आपस में बात करिए और मुझे बताइए कि फिर क्या आपका वो निकला, बात का क्या सोल्यूशन निकला। और उसमें इवन एडवोकेट्स या फैमिली वाले भी अगर उनके साथ होते हैं तो उन्हें भी बाहर बिठाते हैं। जैसे कुछ के पेरेंट्स होते हैं कि नहीं हम भी साथ खड़े होंगे, तो वो स्ट्रिक्टली उनको ऑर्डर करते हैं नहीं आप कोर्ट के बाहर वेट करिए, हस्बैंड वाइफ को बात करने दीजिए बैठ के, कि कोई उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर पाए अपनी बातों में। ओके। तो यहाँ पे मैम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो मेरा है कि मैम आमतौर पे जो पार्टी सबसे पहले कोर्ट पहुँचती है इस पर्टिकुलर पिटिशन को ध्यान में रखते हुए, तो मैम उस पार्टीज का मैम नाम क्या होता है? क्या हम उसको प्लेंटिफ बोलते हैं या पिटिशनर बोलते हैं मैम? हाँ, अगर हम कोई भी केस फाइल करते हैं हम उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, ओके। जो किसी चीज़ का क्लेम लेते हुए आता है कि जी। मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। और जो सामने वाला पार्टी होता है जिसको हम एक्यूजेशन लगाते हैं, जिसको हम ब्लेम करते हैं, उसे हम डिफेंडेंट बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैम अगर हम डाइवोर्स केसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे यूजुअली द पर्सन हु अप्रोचेस टू द कोर्ट फर्स्ट इज हुँ, नोन एज द टर्म ऑफ द आइदर प्लेंटिफ और द पिटिशनर। एम आई राइट? राइट, और मैम राइट। जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं या जिस व्यक्ति को आप कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आमतौर पे उस व्यक्ति को या तो हम डिफेंडेंट कह सकते हैं हुँ, या हम उसको रिस्पोंडेंट भी कह सकते हैं। हाँ, रिस्पोंडेंट हम वो कह सकते हैं सिर्फ हमारी कोर्ट ने हमें कोई डिग्री दे दी, कि जी। कोर्ट ने मेरे पक्ष में दे दिया कि ठीक है आपका डिवोर्स ग्रांट हो गया है। ओके। लेकिन हस्बैंड को उस चीज़ से प्रॉब्लम है, फिर वो हाई कोर्ट में उसकी अपील लेके जाएगा। जी। तो जो बंदा अपील लेके गया है उसे हम एप्लीकांट बोलते हैं, और जो उसको जवाब देगा वहाँ पे हम उसे रिस्पोंडेंट बोलेंगे। रिस्पोंडेंट बोलते हैं, एग्जैक्टली मैम। हुँ, जो अपील में जाते हैं उसको हम लोग अपीलांट, और उसके अपीलांट, अगेंस्ट में जो भी रिप्लाई आता है दैट इज कॉल्ड द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट। जी। तो मैम यहाँ पे आप अभी कुछ डाइवोर्स के ग्राउंड्स का जिक्र कर रही थी, तो आमतौर पे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि यूजुअली तकरीबन 8 ऐसे आधार हैं जो मियाँ और बीवी दोनों के पास होते हैं लमसम मिला के। हालांकि हाँ मैम जी, एक्ट को जितना मैं देख पा रहा हूँ तो शुरुआत में इनिशियली इसमें टोटल 9 ग्राउंड्स का जिक्र किया गया था सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में, जहाँ से मैम 3 ग्राउंड्स को हटा दिया गया, और अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो लमसम मैम 8 ग्राउंड निकल कर आते हैं। तो हुँ। मैम ये 8 जो ग्राउंड्स हैं मैम, आखिर ये कौन कौन से ग्राउंड्स हैं और आखिर इनकी उपयोगिता क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी वैलिड ग्राउंड टू प्रूव योर फैक्ट्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और समथिंग एल्स? ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो हम अगर हम पहला ग्राउंड को लेके चले तो हमारा आता है कि अपनी हस्बैंड और वाइफ के सिवा अगर आप कहीं बाहर जाके कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, कोई फिजिकल रिलेशनशिप किसी और से बना रहे हो, चाहे मेल या फीमेल, तो वो एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। ओके। अब बेसिकली यहाँ पे लोग कहते हैं कि अडल्ट्री तो अब नहीं, क्रिमिनलाइज नहीं है, अडल्ट्री तो अब वैलिड है, लेकिन वो डिवोर्स का ग्राउंड जरूर है अभी भी। अगर आपका हस्बैंड का कहीं और रिलेशनशिप है या इवन आपकी वाइफ का भी कहीं और रिलेशनशिप है, तो आप उस चीज को लेके कोर्ट में आ सकते हो, बट उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि ऐसा आपका हस्बैंड या आपका वाइफ कर रहा है, ओके। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ओके। तो किरत मैम, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि अगर आपका स्पाउस है और अगर आपके फिजिकल रिलेशंस स्पाउस के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति से हो रहे हैं एंड दैट इज़ प्योरली वॉलेंटरली, ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर फोर्स सप्लाई है या किसी ने धोखे से कर दिया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आम तौर पे अगर आप अपने स्पाउस को छोड़कर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशंस को डेवलप करते हैं तो आम तौर पे दिस इज़ वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड टू गेट द डिग्री ऑफ द डाइवोर्स। डिवोर्स, अब मैम यहाँ यस। पर एक शब्द आपका और निकल कर आपने जिसका जिक्र किया दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री। ये बात अलग है मैम कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के तहत अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, बट स्टिल दैट कॉन्सेप्ट इज द ग्राउंड अंडर द मेंटेनेंस एक्ट, ताकि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े या बहुत कम देना पड़े, या वो डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। बट मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने अडल्ट्री में पढ़ा है तो आमतौर पे अडल्ट्री मैम एक प्रकार का एक ऐसा अपराध होता था जो यूजुअली एक हस्बैंड के विरुद्ध होता था। आमतौर पे वहाँ पे हस्बैंड का ये कहना था कि उस व्यक्ति ने मेरी वाइफ के साथ बिना मेरी रजामंदी के फिजिकल रिलेशंस को स्टैब्लिश किया है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि अडल्ट्री के केस में मैं कंप्लेनेंट रहूँगा और जो अक्यूज्ड है वो मेरी वाइफ नहीं होगी, वो व्यक्ति वो रहेगा थर्ड पर्सन। तो क्या मैम यहाँ पे अडल्ट्री वर्ड को यूज़ करना प्रॉपर फिट होगा या नहीं मैम? तो अगर हम बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग लेके जी। चले तो उन्होंने तो ये स्पेसिफिकली बोला हैज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरकोर्स। अदर देन हिज और हर स्पाउस। जी।
तो वो वाली चीज है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है ओके। किसी, लेकिन आपका बाय चांस कभी वन नाइट स्टैंड हो गया, हाँ। कुछ ऐसा हो गया, तो वो भी उसमें आएगा। मैम मुझे इस पे एक फ़िल्म याद आ रही है, शायद अभिषेक बच्चन और कृष्णा कपूर की पहली मूवी थी, हाँ मैंने भी प्यार किया। अच्छा। पता नहीं शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा मैम, जो आपने वन नाइट स्टैंड का ज़िक्र किया है, तो वहाँ भी मैम अभिषेक बच्चन के साथ कुछ ऐसा ही होता है और उस ग्राउंड पे उसकी जो वाइफ़ है, वो डाइवोर्स ले ही लेती है। हाँ जी। ओके। तो और मैम इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे ग्राउंड्स की बात करते हैं मैम, तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आता है, दैट इज़ कॉल्ड मैम क्रुएलिटी। अगर क्वालिटी, हम हाँ जी। क्रुएलिटी को देखते हैं मैम, तो कई बार इसको परिभाषित कर पाना बहुत ही असंभव सा होता है, क्योंकि मैम डाउरी एक्ट कुछ और कहता है, आपका आईपीसी कुछ और कहता है। तो मैम एज पर योर वर्जन, हाउ विल यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएलिटी? बेसिक मैम ये होता क्या है और ये कितने प्रकार से कमिट किया जा सकता है? बेसिकली जो क्वालिटी है वो, एक तो फिजिकली क्वालिटी आप कर सकते हो कि आप मारपीट कर रहे हो, एक जी। है आपको मानसिक रूप पे आपको टॉर्चर किया जा रहा ओके। है। ठीक है, जैसे टॉन्ट देना, ताने हम्म। मारना कि तुम क्या लाई हो घर से, अच्छा या अच्छा। इवन वैसे जैसे आप मेंटली किसी इंसान को प्रेशराइज कर रहे हो, आप जी। मारपीट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके शब्द ऐसे हैं, आपकी तो आपकी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि आपका रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे काम ना करने देना, या अगर लड़के की तरफ से देखा जाए, लड़के को बार बार पोक करना कि तुम अपनी माँ से क्यों बात कर रहे हो, अपनी बहन को इतना पैसा क्यों दे रहे हो, ये मत करो वो मत करो, शक करना। ओके। तो उस चीज में हम क्रेडिटी में ला सकते हैं। तो क्रुएल्टी का बेसिक मैम ये है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले व्यक्ति के जो कंफर्ट जोन है उसको आप हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका फिजिकल हो चाहे वो आपका मेंटल हो। मेंटल हो। ये बात अलग है मैम कि इसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे आपका फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिकल साइकोलॉजिकल हो होते गया। हैं। और ये भी मैम बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहाँ पे एक महिला का या तो बच्चा नहीं हो रहा है या उसको हम्म, सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा हो रही हैं, तो मैम वहाँ पे भी क्रुएल्टी कहीं ना कहीं की जाती है कि तू तो बस लड़का पैदा कर ही नहीं रही है, मेरा हाँ, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैम इन सारी चीज़ों को भी एक प्रकार से प्रताड़ना के दायरे में लाया जा सकता है। जाता है, हाँ जी। ओके। अब मैम अगर हम डाइवोर्स के तीसरे ग्राउंड की तरफ चलते हैं, तो मैम यहाँ पे एक शब्द दिया गया, दैट इज कॉल्ड मैम डिजर्शन। तो डिसर्शन, डिजर्शन राइट। क्या होता है मैम? डिसर्शन बेसिकली ये हुआ कि आप अपनी ड्यूटीज से हट गए, मतलब आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के आप चले गए। ओके। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैम यहाँ पे जो आपने कहा कि छोड़कर चले गए, क्या मैम डिजर्शन आपका फिजिकल या एक्चुअल होना चाहिए या ये आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है? क्योंकि मैम बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि या तो पति छोड़कर चला गया, और बहुत हाँ सारे केसेस में ऐसा भी है मैम, बहुत सारी हिंदी मूवीज़ में ऐसा सीन हमने देखा है कि मियाँ बीवी रह तो एक घर में रहे हैं, हाँ। एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम्म, उनके बीच में आपस में कोई अलग अलग है। बातचीत नहीं है, चिट्ठियाँ लिख हाँ रहे हैं जी। या मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ जी, दो तरह के डिसर्शन जैसे आपने बताया, एक एक्चुअल हो गया और एक कंस्ट्रक्टिव हो जी। गया। एक्चुअल में तो ये हुआ कि वो फिजिकली एक अंडर दी वन हाउस एक घर में नहीं रह रहे हैं। ओके। और कंस्ट्रक्टिव ये हो गया कि वो एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं अपने हस्बैंड एंड वाइफ की। ओके। तो ओके। दो तरीके से इसमें किया जाता है। तो बेसिकली मैम उसको कोल्ड वॉर कहा जा सकता है कि आप एक साथ तो हैं हाँ, लेकिन बातचीत आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैम यहाँ पे एक और आपका ग्राउंड निकल कर आता है, जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने अपने रिलीजन को ही कन्वर्ट कर लिया, हाँ जी। तो सपोज़ करिए अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, पारसी में हो गया, ज्यूज़ में हो गया, या किसी भी और ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, या उस व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया कि आई शैल नॉट बी गवर्न बाय दी हिंदू लॉ, तो क्या मैम इसके पीछे क्या लॉजिक था लेजिस्लेचर का कि आपने इसको भी एक ग्राउंड कंसीडर कर लिया कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड टू गेट द डाइवोर्स? बिकॉज मुझे लगता है कि रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं। आप जैसे जिस तरीके से आप बड़े हुए हो, आपकी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हुई है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। मतलब आपने अगर एक किसी हिंदू रिलीजन में शादी की, आप हिंदू लॉ में गवर्न आते हो, और कल को वो बंदा अपना रिलीजन कन्वर्ट करके किसी और रिलीजन में चला गया, तो वो सामने दूसरे वाले स्पाउस के लिए वो कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारे में बाइगामी अलाउड नहीं है, जी। तो वो वाली चीज भी एक मायने रखती है। बिल्कुल मैम, इससे तो मैम बहुत सारे केस लॉ, जैसे आपका लिली थॉमस का केस है, आपका सरला मुद्गल का केस है, कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए दैट पर्सन हैज़ कन्वर्टेड देयर रिलीजन। तो वहाँ पे राइट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपका कन्वर्जन है तो ठीक है, आप पहले जिस रिलीजन में थे वहाँ पे आप डाइवोर्स देकर आइए, अदरवाइज आपके आइए, ऊपर हाँ, बाइगेमी का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। नहीं लगेगा, हाँ। इसके अलावा मैम और कौन सी एडिशनल ग्राउंड्स हैं टू गेट द डिग्री ऑफ द डाइवोर्स? एक कह सकते हैं कि सामने वाला पार्टनर अनसाउंड माइंड का है। ओके। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम एनी कंटिन्यूअस मेंटल डिसऑर्डर। हम्म। मतलब इस तरीके की कंडीशन है आपके स्पाउस के साथ कि आप उसके साथ रह ही नहीं सकते हो।
तो मैम वो जो बीवियाँ बहुत प्यार से अपने पति को, तुम तो पागल हो गए हो, तो क्या दिस इज ऑल्सो दी ग्राउंड कि वो बस ऐसे बोलचाल नहीं में कहा जाता है? नहीं, मतलब प्रॉपरली आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीज प्रूव होनी चाहिए कि वो इतना बुरा हालात है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का कि आप किसी भी तरीके से रह ही नहीं सकते हो। मतलब उससे अटैक्स अगर करते हैं कि ओके। एकदम से कुछ हो गया, उठा के कुछ मार दिया, जी जी। आपको पहचानती ही नहीं है, कहीं भी कुछ हो से अचानक से कुछ दौरा पड़ जाता है या हम्म। कुछ हो जाता है, तो उस केसेस में हम इस चीज में जा सकते हैं। और और मैम। ये जो डिसऑर्डर होता है वो कंटिन्यूअस मेंटल डिसऑर्डर होता है उस एक्सटेंट तक, इवन देयर एक्ट में भी लिखा है टू दैट एक्सटेंट जहां आप किसी तरीके से रह ही नहीं सकते हो। ओके, और मैम यहाँ पर एक शब्द और लिखा, दैट इज कॉल्ड इनक्यूरेबल, यानी कि अगर उसके ठीक होने के चांसेस हैं तब तो कोई दिक्कत की हम्म, बात नहीं है, बट अगर हाँ डॉक्टर ने कह दिया कि इट कैन नॉट बी क्योर्ड, ये ठीक हो ही नहीं सकता हाँ है, तो फिर वहाँ हम्म, पे मैम ऑफकोर्स यू कैन गेट द डिग्री ऑफ द डाइवोर्स। हाँ हाँ, अब मैं। तभी उसने यूज किया कि कंटिन्यूस मेंटल डिसऑर्डर। ओके, और मैम यहाँ पे एक शब्द और आता है, दैट इज कॉल्ड वेनरल डिजीज। आई थिंक हाँ मैम जी, जो आपकी ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं दैट कैन डिसीजेस बी है, हाँ कम्युनिकेटेड फ्रॉम दी हस्बैंड टू वाइफ और हाँ वाइफ टू दी हस्बैंड, तो हाँ, मैम इसको भी कहीं ना कहीं डाइवोर्स के ग्राउंड में कंसीडर किया गया लिया है। जाता है, हाँ जी। अगर आपको कोई ऐसी स्किन डिसीज है इवन जो क्योरेबल नहीं है, ऐसे ओके। नॉर्मल आपको एलर्जी हुई, वो जी। अगर आपकी ठीक हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे आपकी इवन स्किन में भी कुछ है कि अगर आपको टच करे उससे ट्रांसफर हो जाए, कुछ हो जाए, और वो कंटिन्यूसली उस तरीके की प्रॉब्लम फेस करती जाएगी अपनी लाइफ टाइम में, ओके तभी आप उस चीज को मिला सकते हो डिवोर्स के ग्राउंड में। ओके ओके मैम, इसके अलावा मैम कोई और अदर ग्राउंड्स भी हैं क्या? हाँ जी, अगर किसी बंदे ने रिनाउंस फ्रॉम वो, मतलब इन द सेंस संन्यास ले लिया, ओके, मतलब वो बाबा है बन गया। हिंदू धर्म में ही, जी। हाँ, आपने ना रिलीजन यहाँ चेंज नहीं किया, जी। लेकिन आप एक सन्यासी बन गए, कि आपको किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ओके ओके। तभी आप इस चीज में डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली मैम आपका ये कहना है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो हिंदू था, अभी भी हम्म, वो हिंदू है, उसकी बाकायदा शादी हो गई थी, और शादी के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उसने संन्यास ले लिया। हाँ जैसे मैम हमने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, रातों रात वो उठे, बीवी और बच्चे को छोड़ के वो चले गए। तो हम्म, आम तौर पे यहाँ पे भी मैम अगर उनकी वाइफ चाहती उस दौर में, और अगर हम्म, ऐसा कोई कानून होता, तो शायद वो इस आधार पे तलाक ग्रांट कर मिल सकती थी। मिल सकता था, हाँ जी। ओके। तो मैम ये बताइए, यहाँ पे जो है एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, तो मैम हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पर एक व्यक्ति पहले सन्यासी बनता है, फिर वो वापस से गृह आश्रम में आ जाता है, तो क्या मैम ये माना जाए कि वंस अ सन्यासी इज ऑलवेज अ सन्यासी, या इसको कैसे मतलब इंटरप्रेट मुझे करेंगे? लगता है ये एक बहुत ऐसा डिबेटेबल क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इस ग्राउंड को लेके डिवोर्स फाइल करते होंगे। कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 6 महीने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसा एकदम रिलीजियस कुछ जागा कि नहीं मुझे समूह माया त्यागना है, फिर आपसे नहीं हो पाया, फिर से मैरिटल लाइफ में आ गए। क्योंकि मैम हमने बहुत सारे ऐसे साधु संत को भी देखा है, ऐसे बहुत सारे उपदेशकर्ता जो हैं उनको भी देखा है, उनके यहाँ भी शादियों की बात होती है, ऑलरेडी उनके पास भी लाइफ पार्टनर्स हैं, तो आई थिंक मैम बिल्कुल आपने हाँ सही कहा कि ऐसे सिनेरियो में शायद 0.01% ही कोई केस आता होगा हाँ, और ये डाइवोर्स के आपकी पॉइंट ऑफ व्यू पे। बेसिकली पर्सनल चॉइस है। अगर आपकी वाइफ तब भी आपकी वाइफ बन के रहना चाहती है तो वो रहे, कोई उससे मना नहीं करेगा। हाँ, बट आप कोहैबिटेशन के लिए या आरसीआर के लिए आप उसको कंपेल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ ओके। मैम यहाँ पे एक आखिरी ग्राउंड जो है सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में, वहाँ पे मैम एक 7 years वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है हाँ मैम? जी, वो ये कहता है कि अगर किसी इंसान के बारे में सुने हुए, उसे देखे हुए 7 साल से अधिक हो चुका है, ओके। मतलब अगर मेरा हस्बैंड है और उसका 7 साल से कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, उनके नियर एंड डियर वंस को नहीं पता, रिलेटिव्स को नहीं पता, तब हम उस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं कि वो बंदा कहाँ है और हमें 7 साल से उसका कुछ भी नहीं पता, ना उसने कांटेक्ट किया ना कुछ। ओके, तो बेसिकली मैम आप ये कन्वे करना चाहती हैं कि सपोज करिए कोई कपल है, अचानक से एक पार्टनर उनका मिसिंग हो गया, 7 साल से ज़्यादा हो गया, अब जो दूसरा पार्टनर है कहीं ना कहीं वो शादी करना चाहता है, या देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट उसको डर इस बात का है कि कहीं मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरा पहला पति लौट कर वापस आ गया। आप हम्म, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखेंगी जो देशभक्ति के ऊपर बनी है, जैसे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो पता चला हाँ पति फौज में थे, फिर पाकिस्तान ने उनको अपने कब्जे में ले लिया, फिर वो लौट कर आए तो देख रहे हो उनकी जो पत्नी है वो अग्नि के साथ फेरे हम्म, ले रही है। तो हाँ आमतौर पे जी, मैम यहाँ पे जो डाइवोर्स का जो एक ग्राउंड इसको इसलिए माना गया है ताकि आप अपने पहले रिश्ते से अपने आप को आज़ाद कर लें, और अगर निकट भविष्य में आपका पहले वाला पति आता भी है तो भी कम से कम आपके पास एक ग्राउंड हो कि देखो यार तुम 7 साल से तो मुझे मिले नहीं, ना मुझे हम्म, दिखे, ना तुम्हारा स्टेटस मुझे पता चला। तो इस आधार पे सबसे पहले मैं कोर्ट गई, वहाँ से मैंने एक्स पार्टी डिक्री कराई, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं है। वहाँ से जब मेरी डिक्री हो गई और अपील का जो पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद मैंने दूसरी शादी की है, तो अब एज पर दी लॉ मैंने कोई बाइगेमिक ऑफेंस कमिट नहीं किया है, नहीं किया। इवन दो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध था,
या हमारा तलाक वैसे नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, बट ऑलरेडी आई गॉट द डिग्री ऑफ द एक्स पार्टी डिग्री, तो शायद मैम इसका यही ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, और इवन इसमें ये नहीं कि सिर्फ वाइफ ने बोल दिया तो हो गया, क्या ओके। पता वाइफ को गोस्ट किया हो, मतलब गोस्ट इन द सेंस की वाइफ को नहीं, वाइफ से ही बातचीत हो रही हो बिल्कुल ही, लेकिन उसमें आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके मैम, इसके अलावा भी इसमें दो ग्राउंड्स हैं मैम। एक ग्राउंड आपका बात करता है जुडिशियल सेपरेशन को लेके, और एक ग्राउंड मैम दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यूजुअली इट अच्छा, टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द आरसीआर, जिसको कि हम लोग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स या वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के नाम से भी जानते हैं। तो मैम हाँ इन जी। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है या इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है? अगर हम पहले सिर्फ डिवोर्स के ग्राउंड पे देखा जाए जी। तो क्या होता है कि जो जुडिशियल सेपरेशन है हम्म। वो बेसिकली ये कहता है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बस आपने, अगर मैं आज के जनरेशन के वर्ड में बात करूं, आपने एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दे दिया है। ओके। आप थोड़ा अपनी जिंदगी जियो, थोड़ी मुझे देने दो, थोड़ा स्पेस तो रिलेशनशिप में, फिर हम देखते हैं कि ये चीज कहाँ पे एंड होती है। ओके, तो बेसिकली मैम आप ये कन्वे करना चाह रही हैं कि आमतौर पे हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके हम्म। बीच कोई वैचारिक मतभेद हुए, कोई डिस्प्यूट पैदा हुए, हाँ। यूजुअली दे हम्म। वेंट टू द कोर्ट। कोर्ट ने हम्म। कहा कि देखिए आप इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए डाइवोर्स को लेने में, हाँ। आप एक काम करिए, हाँ पहले जी। आप लोग एक साल तक अलग अलग रह के दिखाइए। अलग अलग रहिए, हाँ अगर एक जी। साल तक आप कंटिन्यू रह लिए तो हम कहाँ भागे जा रहे हैं, आप आ जाइए हमारे पास, हम हम आपको आपको डाइवोर्स देते ग्रांट हैं। कर देंगे। लेकिन अगर उसी एक साल के अंदर आप दोनों के बीच में कोहैबिटेशन हो गया या आप हाँ। दोनों के सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन डेवलप हो गए, तो हम्म। आमतौर पे फिर आपको डाइवोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं है, तो क्या हाँ मैम जी। ये वही है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ इन कंटेक्स्ट टू द जुडिशियल सेपरेशन? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली ये भी आप कह सकते हो कि अगर एक पार्टी को ग्रांट हो गया, मैं आई ही सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए हूँ, ओके। ठीक है, और इसमें जैसे अब हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ, वैसे आप ऑन पेपर्स हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन जी। आप हस्बैंड एंड वाइफ की ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हो। ओके। और उसमें अगर आपका हस्बैंड आपके साथ जोर जबरदस्ती से भी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, सेक्सुअल जी। रिलेशनशिप, तो वो कहीं ना कहीं एक पनिशेबल ऑफेंस भी कहला सकता है, ऑफ कोर्स मैम। क्योंकि हाँ, आप उस समय हस्बैंड एंड वाइफ की उसमें ड्यूटीज के लिए आप बाइंडेड नहीं हो बाय लॉ। ओके तो ओके। अगर वाइफ की अगर इसमें कंसेंट नहीं है कि आप एक फिजिकल रिलेशनशिप, एक इंटरकोर्स में आओ, तो आप किसी की भी मर्जी के बिना उसमें नहीं आ सकते हो। तो बेसिकली कीरत मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन का जो आधार है वो दो बातों पर बेस्ड है। हम्म। बेस नंबर वन वो ये कहता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो तो हस्बैंड एंड वाइफ है, हाँ। बट एक दूसरे के लिए यू आर नॉट बाउंड बाय द लॉ टू हम्म। फुलफिल योर मैट्रिमोनियल मैरिटल ऑब्लिगेशंस। ड्यूटीज, हाँ, अगर राइट। आपकी कंसेंट है देन इट्स ओके। कंसेंट है। अगर कंसेंट नहीं है तो कोई बाध्यता नहीं है। और हाँ शायद जी। यही वजह है मैम कि जब हम आईपीसी पढ़ते थे या नए वाला बीएनएस पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैम जुडिशियल सेपरेशन के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट किया जाता है, हालांकि उसको रेप कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, हम्म। लेकिन वहाँ भी मैम वो पनिशबल ऑफेंस है, जैसा कि आपने भी कहा। हम्म। तो मैम ये आरसीआर क्या है मैम? दूसरा सवाल मेरा है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसमें बेसिकली आरसीआर हमारा ये होता है कि जैसे अब मैं वाइफ हूँ और एक मेरा हस्बैंड है। जी। अब मेरा हस्बैंड जो है वो बिना किसी वैलिड रीजन के मेरे को छोड़ के चला गया कि Okay. भाई मेरे को नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ सोसाइटी में मूव नहीं करना चाहता, Okay. मैं तुम्हारे साथ इन जनरल नहीं रहना चाहता। तब मैं कोर्ट के पास जाके ये बोलती हूँ कि भैया जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ कोहैबिटेट नहीं कर रहा, वो मुझे कंपनी नहीं दे रहा एज अ Okay. हस्बैंड, तो उसको प्लीज ऑर्डर करो कि वो कोर्ट में आए, अपना रीजन बताए कि क्या उसका छोड़ने का मुझे जो रीजन है वो एक वैलिड रीजन है ओके। या क्या है। तो उस केस में अगर जैसे अगर हस्बैंड नहीं आ रहा या कोर्ट में ही नहीं आया कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो वो मेरे हित में डिग्री पास कर देती है। ओके। उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक साल हो जाता है जी। और हस्बैंड तब भी कोर्ट के ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। ओके। और सबसे इसमें ये बात है कि इसमें आप जेल तो नहीं करवा सकते हम्म। हस्बैंड को, लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हो अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी की भी प्रॉपर डिटेल्स हैं तो। ओके ओके, ठीक है। हाँ। तो और ये इवन वाइफ के साथ भी सेम है, अगर आपकी वाइफ भी आपको चली गई है छोड़ के, तब भी हस्बैंड ये लेके केस आ सकता है कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे साथ कोहैबिटेट नहीं कर रही है, ड्यूटीज ऑफ गिविंग कंपनी टू ईच अदर फुलफिल नहीं कर रही है, और उसको ऑर्डर किया जाए कि आके रीजन बताए कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। बेसिकली डिसर्शन जो हमने बात करी ना, वो इसी में ही आ सकता है। तो मैम जब हम लोग ने डिजर्शन को लेकर बात की थी तो डिजर्शन को जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो उसी तरीके से मैम जो आपका आरसीआर है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़कर चला जा रहा है, तो मैम आई थिंक यहाँ पे भी इसको दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द एक्चुअल।
अच्छा। तो बेसिकली मैम जो आरसीआर का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कन्वे करूँ तो बेसिकली इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर कंजुगल रिलेशंस। राइट। बेसिकली आप किसी कंटेंशन से कोर्ट के सामने जा रहे हैं। हाँ। तो मैम अभी तक आपने जितने भी ग्राउंड्स बताए हैं, स्पेशली मैम ये जो ग्राउंड्स हैं ये हस्बैंड के पास भी अवेलेबल हैं और वाइफ के पास और भी वाइफ के अवेलेबल हैं, साथ दोनों में। के पास हैं। अब मैम इसी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कुछ और भी ऐसे ग्राउंड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वाइफ्स को ही अवेलेबल वाइफ के कराए गए पास हैं। है। वो कौन हम्म, कौन से ग्राउंड्स हैं मैम? एक तो हमारा बाईगामी का ही आ जाता है। ओके। ठीक है कि अगर ये जो एक्ट आने से पहले हम्म। अगर किसी हस्बैंड ने बाईगामी करी है तो वाइफ उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकती है। तो आपके हिसाब से मैम सपोज करिए एक व्यक्ति, सपोज करिए मैं हूँ, मेरा हम्म, जन्म 1955 से पहले हुआ, हम्म, 1955 से पहले मैंने एक शादी की और हम्म, 1955 से पहले मैंने एक दूसरी शादी भी कर ली और मेरी पहली पत्नी हाँ, भी जीवित है। जीवित है, जाहिर सी हाँ बात जी। है 1955 के बाद ही बाईगेमी जैसी चीज़ों का इजाद हुआ। तो हम्म, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मेरी हम्म, दोनों में से कोई भी एक पत्नी इस ग्राउंड पे तलाक ले सकती है कि चूंकि हाँ आपने जी। इस एक्ट के लागू होने से पहले पहले मुझसे शादी की, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आपने किसी दूसरी महिला से भी शादी की, तो अब एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है। दैट इज द मेन रीजन कि आई एम गेटिंग ऑफ दिस बॉन्ड। हाँ, मतलब इसमें देखो अब बात ये है कि जो फर्स्ट वाइफ है जी। वो तो डिवोर्स के लिए जाएगी क्योंकि वो एक लीगली वेडेड वाइफ है। हम्म। अब जो सेकंड वाइफ है अगर उसको नहीं पता जी। तो उसकी शादी तो वैसे ही वो खारिजी मानी जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो तो वाइफ के उसमें आती ही नहीं है। नहीं बट मैम ये तो 1955 से पहले की बात होगी ना मैम। अगर हम हाँ 1955 के बाद देखें तब तो चलिए उसकी वैलिड मैरिज नहीं है। हाँ। बट मैम अगर शादी 1955 से पहले हुई है तब तो मैम दोनों के दोनों की जो मैरिज है वो वैलिड है। वाइफ है, हाँ। हाँ बट हाँ वहाँ जी, हाँ पे जी। मैम जैसा कि आपने कन्वे किया वो बिल्कुल सही किया कि हाँ एक पत्नी के पास से अधिकार है कि चलो पहले मेरे पास राइट नहीं था। नहीं था, क्योंकि मैम हाँ। शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया कि 1955 से पहले तलाक जैसी संस्था का कोई नामो निशान नहीं नाम था। ही नहीं बट था, चूंकि हाँ। अब नाम आ चुका है, अब हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अब हम चाह के इसको यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं, ओके। हाँ। इसके अलावा मैम दो ग्राउंड्स और हैं मैम, वो कौन कौन से हैं? एक हमारा आता है कि अगर आपका हस्बैंड है वो गिल्टी ऑफ रेप है। ओके। ठीक है। एक उसी में ही आगे ही साथ में लाइक है कि अगर किसी ने सडोमी करी है हाँ हाँ। या उस किसी भी आपने देखा होगा आजकल कुछ वीडियोस ऐसी वायरल होते हैं कि कुछ लोग एनिमल्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर उसमें भी आपके हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया है तो वो भी इसमें आता है। सोडोमी हम कह सकते हैं कि ओरल सेक्सुअल कोर्सेस जैसे कर सकते हैं। अननेचुरल सेक्स अगर आप अननेचुरल, अपनी अच्छा वाइफ मैम के ओके। साथ और करते हैं तो बेस्टैलिटी आप मैम भी कर बेसिकली सकते हैं। जानवरों से। जानकर आपका मतलब हाँ कि आप किसी एनिमल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो नॉर्मली हाँ नहीं है, वो मैम पेपर में हम अननेचुरल लोग है। खबर पढ़ते हैं कि फला जानवर बेहोश हो हम्म। गया, वो सदमे में चला गया एंड ऑल दैट। हाँ, तो ये एक ग्राउंड है सेकंड हमारा जिसे हम कह सकते हैं। तो मैम ये बताइए यहाँ पे गिल्टी होना ही एक वैलिड ग्राउंड होगा, या सपोज कर किसी व्यक्ति को चार्जेस लगा दी गया, एफआईआर हुई, वो तो मैम हम्म। ट्रायल के बाद पता चला कि वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड गिल्टी और द इनोसेंट, तो क्या मैम सिर्फ चार्जेस के आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है या पूरे के पूरे ट्रायल के कंक्लूड होने का वेट करना गिल्टी ऑफ पड़ेगा? रेप देयर गिल्टी आर ऑफ में रेप। मेंशन है, आई थिंक गिल्टी ऑफ रेप का गिल्टी ऑफ वर्ड रेप है। मेंशन है। इसके अलावा मैम एक कॉन्सेप्ट और बात करता है जहाँ पे आमतौर पे मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है, चाहे वो आपका हिंदू अडॉप्शन हम्म, का हो या आपकी ओल्ड सीआरपीसी 1973 का हो या नए वाले बीएनएसएस 2023 का हो, तो आमतौर पे हाँ। मैम ये विचारधारा क्या कहता है? ये वाला जो हमारा क्लॉज है वही कहते हैं कि अगर आपकी शादी आपकी मेंटेनेंस को ऑर्डर पास किए हुए 1 साल हो चुका है ओके। और उसके बाद भी आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं रह रहा, ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये एक वाइफ के पास एक ग्राउंड है कि आप उस पर आके डिवोर्स ले सकते हो। ओके। और मैम यहीं पे एक आखिरी ग्राउंड है दैट इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। आई हम्म, थिंक मैम ये बाल विवाह की बात करता है, हालांकि बाल इंडिया के विवाह। अंदर बाल विवाह शायद आपका एक वैलिड मैरिज होता है बट सब्जेक्ट हाँ। टू पनिशेबल ऑफेंस। वो मैरिड ऑफेंस। प्रॉपर मैरिज होगी, वहाँ पे देखा ये जाएगा कि मेजर कौन है या किसने शादी कराई है, उसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो मैम ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? इसमें बेसिकली एज जो मेंशन की है वो 15 इयर्स मेंशन किया है कि 15 इयर्स के होने के बाद, हम्म। 15 से 18 के बीच में अगर लड़की चाहे तो अपनी शादी को खत्म करवा सकती है। ओके। तो मैम एज पर योर ओपिनियन आपका ये कहना है कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उस लड़की की जो शादी है वो 15 साल से पहले हो चुकी थी, हाँ 12 जी। में हो गई थी, 9 में हो गई थी, 7 में हो गई थी, 13 में हो गई थी, 14 में हो गई थी, लेकिन जब उसने 15 साल की आयु को प्राप्त किया और यू हम्म, में से कि व्हेन द गर्ल हैज़ अटेन द एज ऑफ द 15 ईयर्स,
तो उसके पास 15 से लेके 18 तक के बीच का वक्त होता है। वहाँ पे अगर वो चाहे तो शी कैन डिसाइड कि क्या उसको उस व्यक्ति के साथ आगे रहना है एज अ हस्बैंड और या वाइफ नहीं, या नहीं रहना है। नहीं यानी कि रहना उसके है। पास मैम 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years दैट लेडी विल हैव टू डिसाइड कि क्या मुझे डाइवोर्स लेना है या मुझे इसी या रिलेशंस नहीं को लेना है, आगे लेकर कंटिन्यू चलना है। करना है, हाँ ओके। जी। तो मैम यहाँ हाँ। पे जब हम बात करते हैं शादी की, तो मैम यहाँ पे सपोज करिए अगर फिजिकल रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं या कंज्यूमेशन हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या डाइवोर्स लिया जा सकता है क्या? मतलब अगर 15 इयर्स वाली एज के बारे में हम बात हाँ कर रहे मैम, हैं। सपोज करिए कि लड़की की शादी 9 साल में हो गई या 10 साल में हो गई, ठीक है। अब 5 साल तक तो अपने पति के साथ रही। जाहिर सी बात है मैम, पति उससे उम्र में बड़ा होगा। अब ये कोई बालिका वधू तो है नहीं कि आनंदी जगी या 10 साल 12 साल। हालांकि वहाँ पे मैम अलग अलग जगिया ने रहे अपनी हैं। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को यूज़ किया था। जब उसका मेडिकल कॉलेज हाँ। में सिलेक्शन हो गया था तो उसने डिसाइड किया कि आई विल नॉट स्टे विद दी आनंदी। तो यहाँ पे मैम मेरा ये कहना है कि सपोज करिए लड़की 10 साल में या 9 साल में उसकी शादी हो गई, 5 साल तक वो अपने पति के साथ रही। जाहिर सी बात है मैम, हो सकता है उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस डेवलप हुए हों। तो क्या मैम उस ग्राउंड पे तलाक मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। किया उस ग्राउंड जाएगा। पे अगर फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हुए हैं, तब भी उस ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हो। ओके मैम, तो आपका ये कहना है कि कंज्यूमेशन का होना या ना होना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, 18 के ऊपर आप नहीं गई हैं, एंड नाउ हम्म। यू हैव डिसाइडेड कि आपको फुल्ली तलाक ही चाहिए। चाहिए, हाँ जी। ओके। तो कीरत मैम, ये तो रहा एक आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जिसका जिक्र आमतौर पे हम लोग एचएमए के अंदर देखने को मिलता है। और हम्म। जाहिर सी बात है मैम, हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई क्लाइंट एज अ पार्टी आपको एज ए काउंसिल इंगेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी वो अपनी फरियाद लेकर आता है, अपनी स्टोरी लेकर आता है, अपनी कहानी लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं उस कहानी को पढ़ने के बाद आप उसको सजेस्ट करते हैं कि देखो यार, तुम्हारे पास इतने ग्राउंड्स हैं और इसी में से किसी भी 2-4 ग्राउंड्स का हम सहारा लेके डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो मैम जी। आप ये बताइए कि आमतौर पे जब कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, सपोज करिए कोई हस्बैंड आया या कोई वाइफ आए, और हाँ मैम, यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा कि जो डाइवोर्स होता है इसको भी मैम 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट कहलाता है कंटेस्टेड, जहाँ पे आमतौर पे एक पक्ष ही सबसे पहले आता है, और एक पार्ट मैम कहलाता है म्यूचुअल डाइवोर्स। हालांकि मैम उसके ऊपर भी हम एक सेशन ज़रूर रखेंगे आने वाले समय में। जैसे हमने टीना डाबी और अतहर का देखा था कि दोनों ने म्यूचुअल डाइवोर्स लिया, या अभी रिसेंटली हमने धनश्री और युवेंद्र चहल का देखा था कि इनका भी म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ। तो जो कंटेस्टेड डाइवोर्स के जो केसेस मैम ज़्यादातर आपके पास आते होंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी पार्टीज आपको अप्रोच करती, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो ये बताइए कि जब वो आपके पास आता है और अपनी कहानी आपको सुनाता है, तो बेसिकली आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं? क्या आप उसको ये कहते हैं कि बेटा सभी घरों में ये कहानी है, एडजस्ट कर लो? अगर आप ऐसा बोले वो वापस चला जाए, तो क्या पता वो बगल वाले चैम्बर में जाकर बैठ के केस उनको दे दे, या आप वहाँ पे उनको कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, बात है यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ओके। कि आप अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चल रहे हो। जी। अगर कोई मेरे पे क्लाइंट आता है, तो मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन उनसे होते हैं मेनली। पहला कि आप इस केस को लेके कैसे जाना चाहते हो। ओके। आप बस शांति से अलग होना चाहते हो, हाँ। या आप सामने वाली पार्टी को परेशान करना चाहते हो, ओके। जिसे हम एक ट्रूली वर्ड से बोला जाए। जी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई फीमेल क्लाइंट है, उसको अलग होना है, उसके साथ अगर सिर्फ मेंटल क्वालिटी हुई है कि नहीं रहा जा रहा, पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं, ताने देते हैं, या थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो और लोग होते हैं कुछ एडवाइस कर देते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस डालो, आप 498A डालो, आप दहेज का भी डाल दो, आप सब कुछ मुकदमे डाल दो, मुझे लगता है वहाँ चीजें ना कहीं खराब हो जाती हैं। ओके। जो एक स्कोप होता है ना रिश्ता बचने का, जी। वो भी खत्म हो जाता है फिर हस्बैंड और वाइफ में। ओके। तो आपको अपनी क्लाइंट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए। आप देखो, वो बहुत चीज़ों के बाद ही आपके तक आया है, उसे समझा सब चुके हैं, उसके मम्मी पापा, रिश्तेदार, भाई बहन, सास ससुर, वो पूरी काउंसलिंग लेके आया है ओके। आपके पास। तो आप उसे बैठ के ये मत समझाओ कि आपकी रिश्ता मत तोड़ो। उसके लिए जज बैठे हैं, मीडिएशन सेंटर में मीडिएटर्स बैठे हैं, आपके रिश्तेदार बैठे हैं जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपकी शादी में। तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आपका हस्बैंड भी कहीं ना कहीं आपसे अलग होना चाहता है, तो आप एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में दोनों अपनी अपनी कंडीशंस रखो। आपको कितने पैसे चाहिए, वो कितना दे सकते हैं, Exactly. क्या आगे अगर बच्चा है तो उसके क्या राइट्स रहेंगे, एक म्यूचुअली एक सेम पेज पे आके उससे आप खत्म कर दो। तो बेसिकली मैम आप ये कहना चाहते हैं कि वेन एवर द पार्टी यूजली अप्रोचेस टू यू, तो आपका जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लैरिफाई कि क्या वाकई में आपने डिसाइड कर लिया कि आप साथ रहना नहीं चाहते,
हाँ और अगर नहीं रहना चाहते तो इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए जाए, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक प्रोसीडिंग में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, चीज़ें भी सेटल आउट हो जाती हैं और हम्म, फालतू का छीछा लेदर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं ये लगते सभी हैं। होता है। और अगर हम कंटेस्टेड में जाते हैं तो समटाइम यह आपका 5-5 साल भी लग जाता है और आरोप और प्रत्यारोप इतने लंबे चौड़े लगते हैं कि समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हम चले कहाँ से थे और हम कहाँ पे आके पहुँच कहाँ गए। तक आके ओके, पहुंचे, ट्रू। इसके अलावा मैम अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली आप लोग जो प्लेंट तैयार करते हैं, जो पिटिशन तैयार करते हैं, यूजुअली हम लोग उसको प्लेंट बोलते हैं। तो मैम उस प्लेंट का फॉर्मेट क्या होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जहन में रहती है कि नहीं नहीं इन चीज़ों का जिक्र तो मुझे करना ही करना है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, अगर हम डिवोर्स के बारे में बात करें, अगर एक वाइफ है वो सिर्फ डिवोर्स के लिए जा रही है, वो मेंटेनेंस के लिए नहीं जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एलिमनी डिमांड करती है। ओके। तो उसमें हमारा जो सबसे देखो, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि एक्स और वाई की जो शादी हुई थी वो इस दिन हुई थी, इन इन सर्कमस्टांसेस में हुई थी। और अगर आप लड़की हो तो आप ये भी लिखते हो कि शादी में इतना इतना पैसा दिया गया था, बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद कहीं ना कहीं आप उन पे आरोप लगाते हो कि हमें शादी होके घर आई, उसके बाद इन लोगों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए कि आप ठीक से पैसे नहीं लाए हो, आप ये क्या लाए हो, हमें हाँ नहीं हाँ। पसंद है। फिर आगे जाके हम उन्हीं फैक्ट्स को लिखते हैं पैराग्राफ वाइज। ओके ओके। कि एग्जाम्पल हो गया कि बहुत टाइम तक मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की, इनकी डिमांड्स फुलफिल करने की कोशिश की कहीं ना कहीं, बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया है, या वो रहना ही नहीं चाह रहे, या आए दिन मारपीट हो रही है, या आए दिन बदतमीजी हो रही है। तो मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं करना चाहती। आपने पहले अपनी शादी की डिटेल्स लिखी, आपने रीजन लिखा कि आप क्यों अलग होना चाहते हो, सारी स्टोरी लिखी, फिर आपने अपनी प्रेयर लिखी ओके। कि आप कोर्ट से चाहते क्या हो। चाहते क्या हो। कि मुझे एक तो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट करी जाए, मुझे इतना इतना पैसा दिलाया जाए कि मैं ओके। आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। और फिर हम एक और प्रेयर में लिखते हैं कि जैसा कोर्ट को ठीक लगे। ठीक लगे। हाँ, मतलब कोर्ट को भी हम एक राइट देते हैं कि कहीं कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं सोच पा रहे लेकिन जज सोच पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम कोर्ट को भी राइट देते हैं कि बाकी जैसा आपको ठीक लगे हमारे क्लाइंट के हित में, आप वो भी आदेश कर सकते कर हो। सकते हैं। तो मैम अगर हम फॉर्मेट और कंटेंट की बात करें तो आमतौर पे शादी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी का सबसे पहले आप लोगों के द्वारा एज ए स्क्रूटनी किया जाता है कि क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है, और नहीं है। कोशिश ये की जाती है कि कुछ ज़्यादा हम लिख दें लेकिन कम ना लिखें, क्योंकि मैम चूंकि मैं भी प्रैक्टिस में हूँ तो यूजुअली हम लोग ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं कि कोर्ट का पहला सवाल आपसे ये होता है कि मिस्टर काउंसिल जो आप कन्वे कर रहे हैं या जो आप बता रहे हैं वो बेसिकली आपके पिटीशन में लिखा का है, उस बात का भी जिक्र करिए। तो यूजुअली दे आर लुकिंग इनटू योर पैराग्राफ। तो मैम जो आपने कहा उस हिसाब से हर एक चीज़ का जिक्र आपके पिटीशन में होना ज़रूरी है। उसके बाद सपोज करिए मैम अगर आज 27 अप्रैल है, आज आपको क्लाइंट ने अप्रोच किया तो जाहिर सी बात है मैम यू नीड 2 to 3 days टू रेडी फॉर द ड्राफ्ट। तो मैम अगर मान लीजिए हम 1 मई को कोई पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं या हम रजिस्ट्री में जाके फाइल करते हैं, तो मैम लगभग कितने दिन के बाद उसका नंबर आ जाता है फर्स्ट हियरिंग का, क्योंकि मैम फर्स्ट हियरिंग पे डिसाइड होगा कि वेदर योर पिटीशन इज गोइंग टू बी एडमिट और इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो मैम अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगभग लग जाता है। ये मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है। हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है फाइलिंग का। अगर हम बरेली के बारे में बात करें जी। तो हमें एज सच कोई प्रायर अपॉइंटमेंट या एज सच नहीं लेनी पड़ती, हम सेम डे फाइलिंग कर सकते हैं। बट ये है कि टाइम लिमिट होती है कि आपको 12 o'clock से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर पे सबमिट करने होते हैं। कंप्यूटर के बाद वो फाइल ऑनलाइन चढ़ती है। ओके। फिर हम ऊपर ऑफिस में जाते हैं, जो भी कंसर्न कोर्ट होता है उसका ऑफिस होता है, वहाँ हम क्लाइंट्स को दिखाते हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सारे साइन करते हैं, अपने आधार कार्ड दिखाते हैं। फिर 2 बजे कोर्ट जो फाइल होती है वो नीचे जज साहब के सामने पेश होती है कि क्लाइंट कौन है, हम अपना बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, इन से हम डिवोर्स ले रहे हैं। बेसिकली वो जुरिडिक्शन देखते हैं। ओके। उसके बाद उन्हें ठीक लगता है, फिर उस फाइल को वो नेक्स्ट डेट पे, जो भी नेक्स्ट हमारी डेट लगाते हैं, सब 1 मई में है तो हम जून में तो कोर्ट, बट जुलाई की वो कोई भी डेट लगा देते हैं या जून की कोई डेट लगा देते हैं। उस बीच में वो जो टाइम पीरियड होता है, हमें सामने वाले जो पार्टी होती है उन्हें नोटिस भिजवाने होते हैं। तो मैम बेसिकली आपका ये कहना है कि सपोज करिए अगर आज आपने दिन में 12 बजे से पहले पहले केस को फाइल कर दिया तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आज आपके मुकदमे की पहली सुनवाई हो जाएगी, और जब पहली सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कोर्ट उसको एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। और जाहिर सी बात है चूँकि एक कंटेस्टेड डाइवोर्स है तो जो भी पार्टी वहाँ पे मौजूद रहेगी, दैट पार्टीज विल हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी कार्ड, लाइक आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, और फिर उसको साइन करना रहता है। मीनवाइल मैम आपने फिर एक बात कही कि आमतौर पे जो कोर्ट है एक दूसरी डेट फिक्स करती है और उसी दौरान
कोर्ट के माध्यम से जो लेटर आपको मिलता है, आप चाहे तो कोर्ट ऑफिसर के जरिए उसको बाई पोस्ट भिजवा दें, या आप उसको पर्सनली भिजवा के कोर्ट के फाइल में आप उसका जो डाक स्लिप होती है भारतीय डाक की, वो आप कर दें। रजिस्ट्री, हाँ। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे हमारे पास डीटीडीसी है, हमारे पास प्राइवेट कुरियर कंपनीज़ है, तो मैम आखिर क्या वजह है कि भारतीय डाक के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है, नोटिस भेजने का, तामिला करवाने का? क्या अगर हम प्राइवेट रजिस्टर्ड डीटीडीसी से या कुरियर कंपनी से भेजें तो क्या कोर्ट के द्वारा इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है, क्यों मैम? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके ओके। बेसिक रीजन ये रह सकता है कि आपके बहुत बार क्या होता है कि वो बेसिकली क्या होता है कि वो आपके उनका कॉल वॉल नहीं आता, जो जी। जो डाक वाले होते हाँ हैं हाँ, वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे जाएंगे, आपको नोटिस पकड़ा देंगे अगर आप वहाँ पे होंगी। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। प्राइवेट से जाते हो देखते हो आपको कॉल करते हैं, मैम हाँ आप हाँ, घर पे है, एक नोटिस आया है, हम आपको देने आए हैं, आप कहाँ एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। वाला रीजन रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा मैम कि जो डाकिया गवर्नमेंट वाले होते हैं वो तो चुपचाप आके घर के नीचे डाल के चले जाते हैं। बस, आपको हाँ। लेना है लीजिए, नहीं लेना हम आपके सामने लिख देंगे कि मत लीजिए, जो रिसीवर है वो लेने के लिए लेने से तैयार नहीं मना है, कर मना दिया, कर रहा है, साफ लिख देते मना हैं। कर दिया क्योंकि मैम क्लियरली, हाँ। एविडेंस एक्ट भी कहता है कि अगर डाकिया ने ऐसा लिख दिया कि रिसीवर इज कम्प्लीटली डिनाइंग टू रिसीव दिस लेटर, तो वो भी एक प्रिजम्पशन ड्रॉन किया जाता है कि द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व। सर, ठीक वैसे ही मैम जैसे मारपीट की घटनाओं में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी रिपोर्ट को कंसीडर नहीं करते हैं जब तक कि आपका हाँ, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट से ना हो। हॉस्पिटल का हो, गवर्नमेंट से ना हो। ओके। अब मैम एक छोटा सवाल आपसे और है कि हालांकि ये सवाल का जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आमतौर पे एक डाइवोर्स के केस को डिसाइड होने में यूजुअली मैम कितना वक्त लग जाता है? कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सोच के बता सकती हैं। नहीं, मुझे ना कहीं लगता है कि ये डिपेंड करता है, कोर्ट्स पे डिपेंड करता है, उनके वर्कलोड पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है और आप पे भी डिपेंड करता है। तो मैम अगर मान लीजिए क्लाइंट कोऑपरेटिव हैं, दोनों पार्टीज हर डेट पे मौजूद हो रहे हैं, क्योंकि मैम मैंने देखा है हम्म, कि यूजुअली आपके यहाँ जो पिटिशन डाइवोर्स की फाइल होती होगी अप्रॉक्सीमेटली 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज की होती होगी, हम्म, लेकिन जब उसका फाइल का जो अमाउंट बल्क देखा जाता है तो कम से कम वो 250 पेज तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि हाजिरी माफ़ी बहुत ज़्यादा लगती है कि हाँ। आज कोर्ट में हड़ताल थी, आज फलाने अधिवक्ता वाले गुजर गए, तो आज पार्टीज़ नहीं आई तो हाजिरी माफ़ी हुई। तो मैम अगर हाजिरी माफ़ी वाली एप्लीकेशन को अगर हम नज़रअंदाज कर दें और हम ये मान के चलते हैं कि हर डेट पे दोनों पार्टीज़ अवेलेबल हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो हम्म, रहे हैं, तो फिर भी ये मान के चले कि लगभग 3 साल, 4 साल, 2 साल के अंदर यूजुअली पिटिशंस डिसाइड हो जाती है। अब वही मैंने कहा कि कोर्ट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उनके वर्कलोड पर डिपेंड करता है। ओके। हमारे यहाँ पे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 महीने से ऊपर की डेट नहीं लगाई जाती मोस्टली। 1 महीने के अंदर नेक्स्ट डेट आपको मिल जाती है। मिल जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट ऐसा नहीं कि आपकी डेट 3 महीने बाद आ रही है, 4 महीने बाद आ रही है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं लेकिन होता है। मैंने देखा है कि मेरे पास जो गुड़गांव के क्लाइंट्स हैं, जी। उनकी डेट बहुत लंबी लंबी पड़ती है, 2-2 महीने बाद उन्हें डेट मिल रही होती है, तो कोर्ट में वर्कलोड इतना होता है कि वो कैसे आपको फटाफट डेट्स दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है। और कभी कभार सिचुएशन जेन्युइनली ऐसी होती है कि क्लाइंट नहीं आ पाया, अब आपकी 2 महीने बाद की डेट लगी, क्लाइंट नहीं आ पाया और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, जी फिर 2 महीने बाद की डेट लगी, अब 4 महीने तो ऐसे निकल गए। तभी जो सिविल के केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, जी जी, वो क्यों इतने लंबे लंबे चलते हैं? वर्कलोड बहुत होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, इवन जजेस को बहुत थोड़ी सब चीजों को देखना पड़ता है, इससे लंबी लंबी डेट्स चलती है, वो चलती ही चली जाती है, चलती चली जाती है। क्योंकि मैम मेरे इसमें पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं और इवन 2 साल 3 साल बीत जाते हैं। हालांकि इसमें जुडिशरी का भी फॉल्ट नहीं है भाई, कोर्ट तो डेट देती है, टाइम देती है, बट कई बार काउंसल्स पहुंच नहीं पाते हैं, कई बार स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कई बार पार्टीज़ नहीं पहुंच पाती है हम्म, और लोगों को लगता है कि वाकई में न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय काफ़ी देरी से मिल रहा है। बट मैम हाँ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया आमतौर पर हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट्स में भी मैम देखा कि कई बार जैसे काउंसलर्स नहीं पहुंच पाए या उनका जूनियर गया वो पास ओवर करा के आ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम्म। भी आई थिंक सेम यही परंपरा या पैटर्न चलता होगा। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके काउंसल्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अब बहुत बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि कुछ काउंसलर बस केस लेने के लिए केस ले लेते हैं। ओके। अब क्लाइंट को भी लगता है कि अरे हमारा काम इतने सस्ते में हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ चले जाते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो डेट्स खिंचती चली जाती हैं, खिंचती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिपेंड करता है कि आपका काउंसलर किस तरीके से चीज को लेके चीज़ों चल को रहा है। लेकर मतलब मेरे चल रहा है मैम। पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं कभी उससे डेट पे वो पैसे नहीं लेती, मैं ओके डेट वाइज केसेस लेती ही नहीं हूँ। ओके। उसमें क्या होता है कि आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी अपना घर चलाना होता है, आपको भी होता बिल्कुल। है कि हम डेट्स जल्दी जल्दी पढ़वाएं, ज्यादा ज्यादा पढ़वाएं, खींचते चले जाएं केस, कि जी आपको तो जी, पैसा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहीं आप अगर एक केस का वन टाइम पैसे लो कि ओके। आपका ये पूरा केस है, इसमें आपको कोई डेट नहीं देना, कुछ नहीं देना,
तो मेरे को भी होगा कि मैं क्यों अपने सर पे एक फालतू में केस लेके एग्जैक्टली बैठी रहूं, मैम, फटाफट मैं करूं, इसको निपटाऊं, मेरा बिल्कुल भी बिल्कुल। काम खत्म हो। मैटर जितनी तो ये जल्दी चीजें डिस्पोज ऑफ मैटर भी होंगे उतना करती ही है, फ़ायदा रहेगा दोनों के लिए। दोनों के लिए रहेगा। तो ये चीज पे डिपेंड करता है। जी जी, तो थैंक यू सो मच कीरत मैम। वैसे तो हर वो चीज़ जो आमतौर पे डाइवोर्स के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट था वो मैंने भी आपसे पूछा और आपने भी कन्वे किया। और मैम, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया? अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कन्वे कर दीजिएगा, हाँ, या आप मैं मुझे। जी। एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। आजकल मेरे पे बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमने अपनी वाइफ से स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स ले लिया था। हाँ हाँ, ये मैं बहुत सुनता हूँ। मतलब मेरे पास भी हाँ। मतलब एक आध क्वेरी महीने में आ जाती है कि पता चला हम्म। मियाँ बीवी में तलाक हो गया, बीवी अब नहीं तलाक नहीं हो गया मैम, हाँ। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। हाँ। अभी मैम रिसेंटली मेरे पास एक कानपुर का केस था जहाँ पे शादी हुई है बाकायदा, और शादी के लगभग दूसरे दिन जो पत्नी है रात में जितने गहनों की पोटली वगैरह थी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में आया है वो हम्म। पोटली लेकर चली गई है। अब हम्म। मैम पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जाहिर सी बात है मैम, पुलिस वहाँ पे कहती है कि यू हैव टू वेट फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 24 आवर्स। सही हो रहा है, उसके सही। बाद मैम क्या हुआ कि आमतौर पे फिर उसको पकड़ के कहीं से लाया गया। अब उल्टा वो दहेज, प्रताड़ना, दुनिया भर की चीज़ें लगा रही हैं। और अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि ऐसा है कि तलाक में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने जो भी बिटिया के लिए सामान दिया था, गद्दा, बर्तन, बासन, बेड, ये वो फलाना ढिमाका, वो सारी चीज़ें आप हमें लौटा दीजिए। और 5 लोग बैठ जाते हैं और पेपर पे लिखा पढ़ी हो जाएगी, स्टैम्प पेपर पे। तो मैम अच्छा कि आपने याद दिला दिया, क्या मैम इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू है? क्या ये सस्टेन करता नहीं, है इन द आइज ऑफ लॉ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने एक पेपर ले लिया, आप उसे नोटराइज करा लो, उसको कुछ करा लो, वो कहीं से भी कहीं तक एक लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अगर आप उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बाद दूसरी शादी करते हो तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी वाइफ कुछ ज्वेलरी लेके जा रही है, जी आपने वो साइन करवा लिए उससे कि मैं अपने होश और आवाज में इतना इतना सोना अपने ससुराल से लेके जा रही हूँ, जी, तो वो तो आपके लिए रखेगा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस। कल को पैसा का स्त्री धन मांगेगी तो आप वो एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट तो दिखा सकते हो। लेकिन आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता अपने पर्सनल बनाए हुए डॉक्यूमेंट से नहीं तोड़ नहीं सकते हो। तोड़ चाहे वो सकते। आपको कोई काउंसिल भी आके बोल रहा हो कि आप स्टैम्प पेपर पे तलाक ले लो, वो नहीं मानेगा जब तक आप कोर्ट में प्रेजेंट हो के कोर्ट की डिग्री ना हासिल कर लो। तो आपका ये कहना मैम कि शादी आप दो लोगों के बीच में तो कर सकते हैं, बंद कमरे में तो हम्म। कर सकते हैं, कर हम्म। सकते हैं किसी भी रूप में, लेकिन जब बात आती है संबंध विच्छेद की या तलाक की, हम्म। तो जब तक आपके पास कोर्ट का कागज़ नहीं होगा हम ये प्रिजम्पशन हाँ, लेकर चलते हैं कि आप पति पत्नी ही आप हैं। और पत्नी ही है। हाँ। आपका ना तो तलाक हुआ है, और अगर आप दूसरी शादी करते हुए पाए जाते हैं तो यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द बाइगेमी। बाय चांस, राइट। ओके, थैंक यू सो मच कीरत मैम, थैंक्स अलॉट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और थैंक इसी यू। चर्चा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम उसको नज़रअंदाज कर देते थे या शायद हम उस गहराई तक नहीं समझ पाते थे, वो सारी चीज़ें भी आज आपके माध्यम से पब्लिक के डोमेन में आई। और इस हाँ, उम्मीद के साथ मैम कि बहुत जल्द आपके साथ एक और विषय के ऊपर चर्चा ज़रूर होगी। जरूर करेंगे।